हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवीर सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और मैं कहूंगा कि आज की इस चर्चा में मजा बहुत आने वाला है। प्रश्न 1। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? सही उत्तर है राज्य पुनर्गठन पर विधानमंडल का वीटो। अब ये तो हो गया किताबी जवाब। हाँ, और मुझे यहाँ थोड़ी उलझन है। कैसी उलझन? मतलब अगर किसी राज्य की सीमा बदली जा रही है तो उसी राज्य के पास उसे रोकने का अधिकार यानी वीटो क्यों नहीं है? ये तो थोड़ा अनुचित लगता है। ये अनुचित लग सकता है, लेकिन इसे उसी क्लब वाले उदाहरण से समझते हैं। भारत के निर्माताओं में ये क्लब इस शर्त पर बनाया था कि ये एक मजबूत संघ होगा। हाँ, कि ये एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। इसका मतलब है कि संसद, जो इस क्लब का मैनेजमेंट है, वो देश की सुविधा के लिए अंदर के कमरों की दीवारें तोड़ या जोड़ सकती है। एकदम सही पकड़े। राज्यों से उनकी राय जरूर मांगी जाती है, लेकिन उन्हें वीटो नहीं दिया गया, ताकि कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वो पूरे देश की एकता को ही रोक दें। ओहो, तो ये राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। हाँ, अब इस क्लब का सदस्य कौन होगा, ये भी तो तय करना है। बिल्कुल। प्रश्न 2। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सही उत्तर है भाग 2। तो भाग 1 में देश की सीमाएं तय हुई और तुरंत बाद भाग 2 में नागरिकता। देखिए, जब आप कोई नई संस्था बनाते हैं तो सबसे पहले आप उसकी जमीन तय करते हैं, यानी भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र। हाँ, और फिर तुरंत ये तय करते हैं कि उस जमीन पर रहने वाले वैध लोग कौन होंगे। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो ये भाग 2 उस समय के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह था। समझ गई। और ये सदस्यता मिलती कैसे है? प्रश्न 3। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? सही उत्तर है इन सभी से, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से। तो ये 3 मुख्य तरीके हैं। यहाँ देशीयकरण का क्या मतलब है? क्या कोई भी बाहर से आकर आसानी से नागरिक बन सकता है? आसानी से तो बिल्कुल नहीं। जन्म और वंशानुक्रम तो सीधे रक्त और जन्मभूमि से जुड़े हैं, लेकिन देशीयकरण एक लंबी प्रक्रिया है। अच्छा, कितनी लंबी? आमतौर पर 10 से 12 साल की। ये उन विदेशियों के लिए है जो एक लंबे समय तक भारत में रहते हैं, हमारी भाषाओं में से कोई एक सीखते हैं और हमारी संस्कृति को अपनाते हैं। बिल्कुल, ये साबित करना है कि वे इस देश के मूल्यों के प्रति समर्पित हैं। लेकिन जैसे सदस्यता मिलती है, वैसे छिन भी तो सकती है। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? सही उत्तर है ए और बी दोनों। संविधान के प्रति निष्ठाहीनता और युद्ध के समय शत्रु के साथ संपर्क। ये बहुत कड़े नियम है। वो उस बुनियादी वफादारी को तोड़ देता है जिसकी उम्मीद हर नागरिक से की जाती है। ऐसे में देश को अपनी सुरक्षा के लिए उसे इस क्लब से बाहर निकालने का पूरा अधिकार है। आधुनिक संविधान के इन कड़े नियमों से अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उन प्राचीन साम्राज्यों की ओर जिन्होंने हमारी शुरुआती नींव रखी थी। प्राचीन भारत का इतिहास? हाँ। प्रश्न 5। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? सही उत्तर पाटलिपुत्र। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है, बुद्ध तो हमेशा कठोर कर्मकांडों और संस्थाओं के खिलाफ थे ना? एकदम सही कह रही हैं आप। तो उनके जाने के बाद ये विशाल परिषदें बनाकर क्या धर्म को एक सख्त संस्था नहीं बनाया जा रहा था? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। दरअसल ये तीसरी बौद्ध परिषद सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। तो इसमें राजनीति का भी हाथ था। बिल्कुल। अशोक को एक विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधना था। जब कोई विचार बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे बिखरने से बचाने के लिए कुछ नियम बनाने ही पड़ते हैं, ताकि पूरे साम्राज्य में एक ही संदेश जाए। हाँ, तो ये धर्म का राजनीतिकरण और संस्थागत होना दोनों था। और जब विचार संस्थागत होते हैं तो उनमें मतभेद भी पैदा होते हैं। प्रश्न, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? सही उत्तर है बौद्ध धर्म। ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए? ये बदलाव समय की मांग था। हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर केंद्रित रहा, यानी आत्म अनुशासन और ध्यान। हाँ, वे बुद्ध को एक महान इंसान मानते थे। लेकिन जैसे जैसे धर्म आम जनता तक पहुंचा, लोगों को पूजा करने के लिए एक ईश्वर की मूर्ति चाहिए थी। तो महायान ने वो शुरुआत की? बिल्कुल। महायान ने इसी उदार दृष्टिकोण को अपनाया और बुद्ध की मूर्तियों की पूजा शुरू की,
जिससे धर्म और ज्यादा लोकप्रिय हो गया। इसी तरह का विभाजन हमें एक और प्राचीन धर्म में देखने को मिलता है। प्रश्न 7, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? सही उत्तर है जैन धर्म से। यहाँ तो दोनों के कपड़े पहनने का ही पूरा फर्क हो गया, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक घटना है। कोई युद्ध हुआ था क्या? नहीं, युद्ध नहीं। प्राचीन मगध में एक बार 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु दक्षिण भारत चले गए और उन्होंने अपनी कठोर तपस्या यानी निर्वस्त्र रहने की प्रथा जारी रखी। वे दिगंबर कहलाए। और जो मगध में रह गए? उन्होंने हालात के हिसाब से खुद को थोड़ा बदला और सफेद कपड़े पहनने लगे। वे श्वेतांबर कहलाए। क्या बात है, परिस्थितियां कैसे नियमों को बदल देती हैं। बिल्कुल। अब मगध की बात हो ही रही है तो उसके राजनैतिक इतिहास को भी देख लेते हैं। प्रश्न 8, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? सही उत्तर है बिंबिसार। मगध इतना बड़ा साम्राज्य बना कैसे? क्या सिर्फ युद्ध से? नहीं, युद्ध से ज्यादा कूटनीति से। बिंबिसार बहुत दूरदर्शी थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने महसूस किया कि हर पड़ोसी से लड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने कोसल और वैशाली जैसे ताकतवर राज्यों की राजकुमारियों से शादियां की। वैवाहिक गठबंधन। हाँ, इन गठबंधनों ने मगध की सीमाओं को इतना सुरक्षित कर दिया कि वो पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बन गया। लेकिन कूटनीति का सबसे हैरान करने वाला उदाहरण तो उसका बेटा है, अजातशत्रु। हाँ। प्रश्न, मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसे कहा जाता है कि उन्होंने वज्जियों को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वासाकारा नाम के अपने मंत्री को भेजा था? सही उत्तर है अजातशत्रु। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। वही तो, ये एक क्रूर राजा युद्ध की सलाह के लिए एक सन्यासी के पास जा रहा है। दरअसल अजातशत्रु जानता था कि वज्जी संघ को सैन्य ताकत से नहीं हराया जा सकता। जब उसका मंत्री बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने सीधे युद्ध की कोई बात नहीं की। तो बुद्ध ने क्या कहा? उन्होंने बस इतना कहा कि जब तक वज्जी एकजुट हैं, उनकी सभाएं होती हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो अजातशत्रु ने इसका क्या मतलब निकाला? उसने बुद्ध के इस शांति संदेश में से अपनी रणनीति निकाल ली कि वज्जियों में फूट डालनी होगी। उसने अपने गुप्तचरों से वहां फूट डलवाई और वज्जी संघ को नष्ट कर दिया। ये होती है असली रणनीति। खैर, प्राचीन साम्राज्यों की इन राजनीतिक सीमाओं से निकलकर अब हम वास्तविक भौतिक भूगोल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? सही उत्तर है 88। सिर्फ 88 दिन? हाँ, धरती को 365 दिन लगते हैं। बुध इतना तेज क्यों भाग रहा है? यहाँ भौतिकी का एक सरल नियम काम करता है। जो ग्रह सूर्य के जितना करीब होगा, उस पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। तो इस खिंचाव से बचने और अपनी कक्षा में टिके रहने के लिए बुध को बहुत तेज गति से भागना पड़ता है, लगभग 47 किलोमीटर प्रति सेकंड। बाप रे। और उसका रास्ता भी सबसे छोटा है, इसलिए सिर्फ 88 दिन लगते हैं। अंतरिक्ष से सीधे धरती के नक्शे पर आते हैं। प्रश्न 11, भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है? सही उत्तर है म्यांमार। ये तो दिमाग में नक्शा देखने वाली बात हो गई। बिल्कुल, भूगोल रटने का नहीं, विजुअलाइज करने का विषय है। तो उत्तर में कौन कौन है? उत्तर में हिमालय की तरफ चीन, नेपाल और भूटान है, लेकिन म्यांमार हमारे उत्तर पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के पार पूर्वी सीमा पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? सही उत्तर है पंजाब। मुझे हमेशा लगता था कि अरावली सिर्फ राजस्थान में है। बहुत लोगों को यही लगता है, लेकिन अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित यानी फोल्ड पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अच्छा। करोड़ों साल पहले ये हिमालय से भी ऊंचे रहे होंगे, आज ये घिस गए हैं। इनका विस्तार गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाता है, जहां रायसीना हिल है। लेकिन इसका कोई भी हिस्सा पंजाब की समतल भूमि को नहीं छूता। पहाड़ों के बाद बात करते हैं धरती की लाइफलाइन यानी नदियों की। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? सही उत्तर है गंगा। देखिए, गंगा सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, ये एक चलती फिरती सभ्यता है जो उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलती है। हाँ, और फिर उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानों, बिहार, झारखंड की सीमाओं को छूते हुए पश्चिम बंगाल से होकर समुद्र में मिलती है। भारत की लगभग 40% आबादी इसी पर निर्भर है। और जब हमारे पास इतनी उपजाऊ जमीन, पहाड़ और नदियां हैं, तो उनका प्रबंधन भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। यहाँ से हमारी चर्चा अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ती है।
प्रश्न 14। वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? सही उत्तर है योजना आयोग। आजादी के बाद भारत के पास संसाधन कम थे और जरूरतें बहुत ज्यादा। ऐसे में सोवियत संघ के मॉडल से प्रेरणा लेकर ये योजना आयोग बनाया गया था। इसका मुख्य काम क्या था? ये तय करना कि अगले 5 सालों में देश का पैसा कृषि में लगेगा, उद्योगों में लगेगा या शिक्षा में। और 2015 में इसे बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जो एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। एकदम पे। पगंती पेंकी योजना का लक्ष्य देखिए। प्रश्न 15। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य क्या था? सही उत्तर है 2.1%। अगर आज कोई कंपनी इतना कम लक्ष्य रखे तो निवेशक तो भाग जाएंगे। ये इतना कम क्यों था? क्योंकि 1951 का भारत एक ऐसा मरीज था जो अभी-अभी आईसीयू से बाहर आया था। विभाजन की त्रासदी और भयंकर गरीबी थी उस वक्त। हाँ, और अन्न की भारी कमी थी। हेरोड डॉमन मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य हवा में उड़ना नहीं, बल्कि पैरों पर खड़ा होना था। मतलब सारा फोकस कृषि पर था। बिल्कुल, ताकि देश अपना पेट भर सके। और दिलचस्प बात यह है कि हमने 3.6% की ग्रोथ हासिल की थी, जो लक्ष्य से कहीं ज्यादा थी। फिर तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और हम दुनिया से जुड़ने लगे। सही कहा। प्रश्न 16। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है 1982। 1982 में ऐसा क्या हुआ था कि इस बैंक की जरूरत पड़ गई? 80 के दशक तक आते आते भारत को समझ आ गया था कि सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर व्यापार करके काम नहीं चलेगा। हमें विदेशी मुद्रा चाहिए थी। बिल्कुल, एक्सिम बैंक की स्थापना इसी बात का संकेत थी, ताकि हमारे उत्पाद वैश्विक बाजार में मुकाबला कर सकें। और व्यापार बढ़ता है तो वित्तीय बाजार भी बड़े होते हैं। प्रश्न 17। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? सही उत्तर है फेरवानी समिति। 90 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सी खामियां थीं। ट्रेडिंग रिंग में लोग चिल्लाकर शेयर खरीदते बेचते थे, जहां पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी। हाँ, और 1992 के हर्षद मेहता घोटाले ने इसे पूरी तरह उजागर कर दिया। तो फिर वाणी समिति ने क्या उपाय दिया? उन्होंने सिफारिश की कि हमें एक ऐसा एक्सचेंज चाहिए जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और पारदर्शी हो। इसी से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जन्म हुआ। ध्वनि के प्रबल या मृदु होने के लिए क्या उत्तरदायी होता है? सही उत्तर है आयाम। मैं इसे ऐसे सोचती हूँ जैसे क्रिकेट स्टेडियम में दर्शक वेव बनाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर लोग कम उठें तो वेव छोटी होती है, अगर सब उछल जाएं तो वेव बड़ी हो जाती है। क्या ध्वनि भी ऐसी है? आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। आयाम या एम्पलीट्यूड का मतलब है कि वे तरंगें अपनी मूल स्थिति से कितनी ऊंचाई तक जाती हैं। मतलब तरंग जितनी ऊंची उठेगी, ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी और आवाज उतनी ही तेज यानी प्रबल सुनाई देगी। समझ गई। विज्ञान ने सिर्फ आवाज को नहीं, हमारे कपड़ों को भी बदला है। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पॉलीमर है? सही उत्तर है नायलॉन। मतलब ये पूरी तरह से लैब में बना था। 100%। 1930 के दशक में यह विज्ञान का एक बड़ा चमत्कार था। उससे पहले हम कपास, ऊन या रेशम पर निर्भर थे। नायलॉन पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था। और शायद विश्व युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब एशिया से रेशम की सप्लाई कट गई तो अमेरिका ने पैराशूट बनाने के लिए नायलॉन का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि ये रेशम से भी ज्यादा मजबूत और हल्का था। बिल्कुल। अब विज्ञान के कुछ शब्द बड़े भारी भरकम होते हैं, जैसे ये अगला सवाल। प्रश्न 20। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? सही उत्तर है स्प्लैंकनोलॉजी। ये कैसा नाम है? हाँ, शब्द थोड़ा जटिल है। ये ग्रीक शब्द स्प्लैंकनॉन से बना है, जिसका अर्थ है आंतरिक अंग। अच्छा। मेडिकल की दुनिया में ये एनाटॉमी की वो शाखा है जो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों, विशेषकर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और आंतों का अध्ययन करती है। विज्ञान के इन भारी सिद्धांतों से अब हम लौटते हैं अपने पर्यावरण और खास तौर पे उत्तर प्रदेश की जमीन पर। चलिए। प्रश्न 21। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है बुलंदशहर। क्या ये परमाणु वाला तरीका सुरक्षित है? बिजली कैसे बनती है इससे? ये पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रित तकनीक है। इसमें परमाणु विखंडन का इस्तेमाल होता है। मतलब परमाणुओं को तोड़ा जाता है? हाँ, यूरेनियम जैसे भारी तत्वों के परमाणुओं को तोड़ा जाता है, जिससे अपार गर्मी पैदा होती है।
इस गर्मी से पानी उबालकर भाप बनाई जाती है। और फिर वो भाप टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करती है। एकदम सही। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए ये ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। जहां एक तरफ विज्ञान की ऊर्जा है, वहीं राज्य में आध्यात्मिक ऊर्जा का भी एक विशाल केंद्र है। प्रश्न 22। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? सही उत्तर है गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। प्रयागराज का ये संगम सिर्फ नदियों का मिलन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। भौतिक रूप से तो हम गंगा और यमुना को देखते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता है कि पौराणिक सरस्वती नदी अदृश्य रूप से पाताल से आकर इनमें मिलती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मानव जमावड़ा है। संस्कृति और कृषि हमारे राज्य की पहचान है। कृषि को लेकर एक आधुनिक आर्थिक पहल भी हुई है। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है? सही उत्तर है एग्रीडेक्स। किसानों को शेयर बाजार जैसे सूचकांक की क्या जरूरत है? इसकी बहुत जरूरत है। मान लीजिए एक किसान ने चने की फसल बोई, लेकिन उसे डर है कि 4 महीने बाद कटाई के समय दाम गिर जाएंगे। तो एग्रीडेक्स जैसे वायदा सूचकांक से बाजार के रुझान का पता चलता है। तो इससे वो भविष्य की कीमतों का अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल, और खुद को नुकसान से बचा सकते हैं। बाजार की बात हो और टैक्स की बात न हो। प्रश्न 24। भारत में राज्य स्तर पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष लागू किया गया? सही उत्तर है 2005। इस वैल्यू एडेड टैक्स ने असल में क्या बदला था? इसने टैक्स पर टैक्स लगने की बीमारी को खत्म किया। इसे ऐसे समझिए, एक फैक्ट्री ने आटा खरीदा और उस पर टैक्स दिया। अच्छा। फिर उसने बिस्किट बनाया। पुरानी व्यवस्था में जब बिस्किट बिकता तो पूरे बिस्किट की कीमत पर टैक्स लगता था, यानी आटे पर 2 बार टैक्स लग गया। ओहो, तो वैट ने क्या किया? वैट ने ये सुविधा दी कि फैक्ट्री मालिक सिर्फ उस वैल्यू पर टैक्स देगा जो उसने आटे से बिस्किट बनाने में जोड़ी है, और यही आज के जीएसटी की नींव बना। हमने अर्थव्यवस्था का विकास तो कर लिया, लेकिन पर्यावरण को नहीं भूल सकते। प्रश्न 25। 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? सही उत्तर है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। हमेशा रिड्यूस ही पहले क्यों आता है? क्योंकि बीमारी होने के बाद इलाज करने से बेहतर है बीमारी होने ही ना दी जाए। मतलब अपनी जरूरतें कम करें ताकि कचरा पैदा ही ना हो। एकदम सही। और अगर कोई चीज आ गई है तो उसे फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल करें, यानी रीयूज। और रिसाइकिल सबसे आखिर में। हाँ, क्योंकि उसे मशीन में डालकर नया रूप देने में भी ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए वो आखिरी विकल्प है। बिल्कुल सही। अब एक साफ पर्यावरण और विकसित राज्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कानून व्यवस्था। प्रश्न 26। आईपीएस भर्तियों के लिए चरण 1 प्रशिक्षण आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ये ट्रेनिंग हैदराबाद में ही क्यों? ये अकादमी सरदार पटेल के नाम पर है, जिन्होंने 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर आधुनिक भारत बनाया था। तो हैदराबाद में ये अकादमी देश भर के अफसरों को एक साथ लाती है। हाँ, और उन्हें एक समान ढांचे में ढालती है। यहाँ उन्हें सिर्फ कानून नहीं बल्कि नेतृत्व, मानवाधिकार और संकट प्रबंधन भी सिखाया जाता है। मानवाधिकार का जिक्र किया आपने, तो अगला सवाल इसी पर है। प्रश्न 27। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? सही उत्तर है दोनों, ए व बी। ए, उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। बी, यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। ये डी.के. बसु केस इतना खास क्यों है? 90 के दशक से पहले पुलिस कस्टडी में प्रताड़ना और मौत की शिकायतें बहुत आती थी। डी.के. बसु फैसले ने पुलिस के काम करने का तरीका ही बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पष्ट नियम बनाए थे ना? बिल्कुल, जैसे गिरफ्तारी के समय अधिकारी की नेम प्लेट होनी चाहिए, गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को तुरंत सूचना देनी होगी और मेडिकल चेकअप कराना होगा। इससे पुलिस जवाबदेह बनी। स्थानीय पुलिस प्रशासन की ये मजबूती ही भारत को वैश्विक मंच पर बड़े कदम उठाने का आत्मविश्वास देती है। सही कहा। तो हमारी कहानी दुनिया के मंच पर पहुंचती है। प्रश्न 28। भारत के प्रथम परमाणु कार्यक्रम का क्या नाम था जिसमें भारत ने पोखरण में विस्फोट किया था? सही उत्तर है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। शुरुआत में हमने बुद्ध की बात की थी। एक भयानक परमाणु बम का नाम मुस्कुराते हुए बुद्ध पर रखना, क्या ये विरोधाभास नहीं है? यही तो कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक था। 1974 में जब भारत ने ये परीक्षण किया तो दुनिया हैरान रह गई। तो ये नाम क्या संदेश दे रहा था?
ये नाम इस बात का प्रतीक था कि भारत ने ये विनाशकारी क्षमता किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए विकसित की है। अच्छा, तो ये एक शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण था। ऊर्जा की बात चल रही है तो वैश्विक राजनीति को भी देख लेते हैं। प्रश्न 29, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन कहाँ किया गया था? सही उत्तर है बगदाद सम्मेलन। 1960 में बगदाद में हुआ यह सम्मेलन ऐतिहासिक था। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले पश्चिमी देशों की बड़ी तेल कंपनियां, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता था, मिडिल ईस्ट का तेल मनमाने दामों पर निकालती थीं। ओपेक बनाकर इन देशों ने पश्चिमी देशों से अपनी ताकत छीन ली और अपने तेल की कीमत खुद तय करना शुरू कर दिया। वैश्विक राजनीति से आगे बढ़कर विज्ञान में भारत की छलांग देखते हैं। प्रश्न 30, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सही उत्तर है राकेश शर्मा। 1984 का वो पल आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। सोवियत यूनियन के सहयोग से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा। ये शीत युद्ध के दौरान भारत सोवियत दोस्ती का सबसे बड़ा प्रतीक था। प्रेरणा तो साहित्य और पत्रकारिता में भी होती है। प्रश्न 31, प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही उत्तर है पत्रकारिता। अमेरिका के जोसेफ पुलित्जर की याद में दिया जाने वाला ये पुरस्कार पत्रकारिता का नोबेल माना जाता है। ये उन पत्रकारों को मिलता है जो सच्चाई सामने लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय भूगोल का एक तथ्य देख लेते हैं। प्रश्न 32, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? सही उत्तर है ज़ैग्रेब। क्रोएशिया यूरोप का एक छोटा सा देश है, लेकिन फुटबॉल विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण ये पूरी दुनिया की नजर में आ गया था। और ज़ैग्रेब इसकी खूबसूरत राजधानी है। और मेहनत करने वालों का भी तो एक दिन होता है। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर है 1 मई। ये दिन हमें 1886 के अमेरिका के हेमार्केट अफेयर की याद दिलाता है, जब मजदूरों ने 8 घंटे की शिफ्ट के लिए अपनी जान दी थी। बिल्कुल। आज जो हम काम के निश्चित घंटे और छुट्टियां पाते हैं, वो उन्हीं श्रमिकों के संघर्ष का नतीजा है। कला और सिनेमा की दुनिया से भी एक सवाल है। प्रश्न 34, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसकी किताब है? सही उत्तर है इस्माइल मर्चेंट। इस्माइल मर्चेंट भारत की सॉफ्ट पावर का एक बड़ा नाम थे। एक फिल्म निर्माता के रूप में उन्होंने भारतीय कहानियों को हॉलीवुड और पूरी दुनिया तक पहुंचाया। ये किताब उनकी उसी अद्भुत यात्रा के बारे में है। खेलकूद की बात करें तो प्रश्न पॉइंट 35, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है 4। पोलो घोड़ों पर बैठकर खेला जाने वाला एक बहुत ही तेज खेल है। मैदान इतना बड़ा होता है कि सिर्फ 4 खिलाड़ी ही इसे खेल सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें घुड़सवारी और गेंद को हिट करने का संतुलन बहुत जरूरी होता है। अर्थव्यवस्था और समाज को साथ लेकर चलने की एक शानदार पहल देखते हैं। प्रश्न पॉइंट 36, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? सही उत्तर है स्टैंड अप इंडिया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज के वे वर्ग जो हमेशा हाशिए पर रहे, वे सिर्फ नौकरी मांगने वाले न बने, बल्कि नौकरी देने वाले बने। इसके तहत उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण आसानी से दिया जाता है। आज की डिजिटल दुनिया के बिना तो हमारी चर्चा अधूरी है। प्रश्न 37, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है आइकॉन। आइकॉन ने तकनीक का लोकतंत्रीकरण कर दिया है। पहले तो कंप्यूटर चलाने के लिए स्क्रीन पर लंबी लंबी कमांड टाइप करनी पड़ती थी। हाँ, और फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया जिसने फाइल को एक पीले रंग के फोल्डर जैसा दिखा दिया। अब कोई भी व्यक्ति बस एक चित्र पर क्लिक करके कंप्यूटर चला सकता है। और इसी डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 38, हाल ही में भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन धोनी ही क्यों? कोई मशहूर टेक एक्सपर्ट क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ बात तकनीक की नहीं, भरोसे की है। अच्छा, कैसे? जब सरकार एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम को देश के हर गांव तक पहुंचाना चाहती है, तो लोगों को ये डर होता है कि उनका पैसा हवा में कहीं गायब न हो जाए। तो धोनी इस डर को कैसे दूर करते हैं? महेंद्र सिंह धोनी भारत में स्थिरता, विश्वसनीयता और कैप्टन कूल के प्रतीक हैं। जब वो कहते हैं कि भीम ऐप सुरक्षित है, तो देश का आम आदमी उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है। तो श्रोताओं, देखा आपने कैसे एक प्रैक्टिस सेट के 38 सवाल
हमें नागरिकता के नियमों से लेकर प्राचीन मगध, नदियों, अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव और अंत में डिजिटल इंडिया तक ले गए। बिल्कुल।